सो वेलकम वेलकम वेलकम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन टुडेस ब्यूटीफुल सेशन। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज का ये वीडियो बड़ा खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में अपन आपके आने वाले एग्जाम नवंबर 24 के लिए उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में आप बिल्कुल डिटेल वे में डिस्कशन करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको ना आपकी लाइफ में कोई भी काम है ना बिल्कुल ईजी वे में करना है, ऑन टाइम करना है, तो आपको ना उस काम के लिए प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप प्लानिंग और स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे तो काम हो तो जाएगा, लेकिन है ना, काम को करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ सकती है आपको। काम आपका ऑन टाइम नहीं होगा, बहुत सारी अदर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे आप सोचेंगे कि ये सिचुएशन अब आ गई है तो मैंने सोचा ही नहीं था, अब इसको कैसे डील करूँ वगैरह, अननेसेसरी जो भी चीज़ें होंगी। इसी तरह अगर आपको सीए का एग्जाम भी क्रैक करना है ना, तो आपको इसको प्लानिंग और स्ट्रेटेजी के साथ में करना होगा। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको ना सीए ऑन टाइम करना है और बिल्कुल ईजी वे में करना है, तो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है उस केस में। तो आज का जो वीडियो होगा ना, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, सिर्फ आपकी जो है ना प्लानिंग क्या होनी चाहिए और क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके आने वाली सिचुएशन के लिए, जो आपका जो भी टाइम रह गया है आपके एग्जाम के लिए, उसमें क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको हर सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है, प्रैक्टिकल को किस तरीके से पढ़ना है, थ्योरी को किस तरीके से पढ़ना है, कब पढ़ना है कब नहीं पढ़ना है। ओके, तो बहुत सारा डिस्कशन होने वाला है। तो चलिए आपके मेन एरिया की तरफ बढ़ते हैं और इसी पर बात करते हैं। बात करें अगर आपके नवंबर 24 एग्जाम की, तो उसमें अगर इफेक्टिवली डेज काउंट करें ना, तो उसमें 90 डेज आपके निकल के आते हैं, जिसमें आपका पूरा अगस्त सितंबर और अक्टूबर। ओके, तो 90 डेज आपके निकल के आते हैं। अगर 90 डेज में भी अगर मैं बात करूं कि मुझे क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना है, तो देखिए, तो उसमें आपको क्लासेस भी लेनी है। अगर आपकी कोई क्लासेस बच गई किसी सब्जेक्ट की, आपको उसमें फर्स्ट रिविजन भी करना है, आपको उसमें सेकेंड रिविजन भी करना है, आपको मॉक टेस्ट पेपर भी देने हैं, और आपको आरटीपी एमटी भी करनी है। इन 90 डेज में आपको ये सब तो करना ही है। इसके अलावा ये 90 डेज आपको पूरे नहीं मिलेंगे। इस 90 डेज में ना कुछ डेज आपको ना गंवाने पड़ेंगे, ड्यू टू आपकी हेल्थ इश्यू हो सकते हैं। आपको आपके जो नॉर्मल जो ब्रेक हो गया, जैसे आप पढ़ नहीं पाते किसी दिन, बहुत सारे ऐसे दिन होते हैं जिस दिन हम कंटिन्यू नहीं पढ़ पाते, कोई काम हो गया, तो वो डेज भी हटा दीजिए। और आपकी दिवाली आ गई, तो दिवाली का एक दिन पहले या 2 दिन पहले बाद के उस टाइम भी आपका जो इफेक्टिवली पढ़ाई नहीं हो पाती मेरे हिसाब से। तो वो डेज भी अगर आप इफेक्टिवली हटा दें तो 10 डेज आपके लेस कर देने चाहिए आपको। तो टोटल आपके 80 डेज आपके इफेक्टिवली बचेंगे आपके इस एग्जाम के लिए। ओके, तो आपको क्लियर होना चाहिए आपके पास कितने दिन है। ओके, उस हिसाब से आपको आपके एग्जाम के लिए तैयार होना है। ओके, अब आगे देखते हैं कि है ना, सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी क्या होनी चाहिए अगर आपको एग्जाम देना है। तो देखिए, फर्स्ट प्रेफरेंस अभी है ना, आपको क्या करना है, जो अभी आपको क्या करना है, सारे कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। जितने भी आपके, जब आप फर्स्ट रिविजन करेंगे ना, तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ओके, टाइम के बारे में नहीं सोचना। अभी जितना भी आप ध्यान दे सके, कॉन्सेप्ट को समझ सके डीपली, है ना, समझ लीजिए पूरा। अभी आपके पास टाइम है, ध्यान रखना। लेकिन जब आप सेकेंड टाइम पढ़ेंगे ना, तो आपको क्या करना है, टाइम को प्रेफरेंस देना है। टाइम को प्रेफरेंस देना है, उस टाइम पे आपको कॉन्सेप्ट को प्रेफरेंस नहीं देना है। क्योंकि जब आपकी कॉपी है ना एग्जामिनर के पास जाती है ना, तो सिर्फ वो आंसर मैच करता है। वो आंसर लिखने वाले से ये नहीं पूछता कि भाई तेरे को कॉन्सेप्ट आता था या नहीं आता था। अब चाहे उसने रट्टा मार के लिखा हो, चाहे कैसे भी लिखा हो, उसको सिर्फ उससे मतलब होता है। तो आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो चीज़ों को डीपली वे में पढ़िए, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग के साथ, क्योंकि आपके वहाँ एमसीक्यू वगैरह भी उसी से ट्रिक हो जाएंगे। ठीक है, और आपको यहाँ पे फर्स्ट रिवीजन में आपको टाइम को कंसिडर नहीं करना है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को कंसिडर नहीं करना है, टाइम को कंसिडर करना है। अब जब बात करता हूँ मैं आगे, आपकी पढ़ाई है ना किस तरीके से करनी है, आपको ना सारी आपकी जो भी प्लानिंग है वो 1.5 डेज के हिसाब से करनी है। ये उन सब्जेक्ट के लिए जो फर्स्ट पेपर के बाद आते हैं। जैसे आपके एफआर के बाद क्या आता है, एफएम आता है, एफआर के बाद एएफएम, एएफएम के बाद ऑडिट, ऑडिट के बाद आपका डीटी, डीटी के बाद आईडीटी। तो ये सिर्फ इन कैटेगरीज के लिए, एएफएम, ऑडिट, डीटी और आईडीटी। ओके, तो क्योंकि इनके आप एग्जाम है ना 1.5 डेज में होता है। मान लीजिए ऐसा कोई, अगर कोई ओकेजन वगैरह या कोई छुट्टी वगैरह नहीं है, तो 1.5 डेज में इनके एग्जाम लग जाते हैं बीच में। तो आपको क्या करना है, जो सिचुएशन आपके एक्चुअल में होने वाली है नवंबर में, उसको ना अभी अज्यूम करना है, उसी हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। जैसे बात करते हैं एएफएम की, एफआर का पेपर जब आएगा तो आप क्या करते हैं, 5 दिन पहले से आप एफआर पढ़ने लग जाते हैं। आपके एएफएम के लिए आपको 1.5 डेज मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस 1.5 डेज में मुझे कैसे एफएम को कवर करना है पूरी को, कौन से मुझे टॉपिक छोड़ने हैं जो मुझे उस दिन प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, उसको अभी छोड़ दूं, मैं उस हिसाब से प्रिपरेशन करूं। जैसे मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे अभी अगस्त आ गया, तो मैं ऐसा ही एक सिचुएशन क्रिएट करूंगा आर्टिफिशियल। मैं क्या करूंगा, 4-5 दिन पहले से
है ना एफआर पढ़ने लग जाऊंगा। फिर मैं क्या करूंगा 1.5 डेज का गैप दूंगा, मैं एएफएम उठा लूंगा। फिर मैं देखता हूँ मेरे को क्या है ना डिफिकल्टी फेस हो रही है, कौन सा चैप्टर मुझे ज्यादा परेशान कर रहा है, किस में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वो सिचुएशन मैं पहले ही क्रिएट कर लूंगा। फिर उस हिसाब से ही वो एक्चुअल जब सिचुएशन आएगी तो मुझे ज्यादा कंफर्ट रहेगा, क्योंकि मैं पहले से वो चीज डील कर चुका हूँ। ऐसा ही मुझे 2 से 3 बार करना है। मुझे क्या करना है, एफआर पढ़ना है 4-5 दिन, फिर मुझे एफएम को उसके बाद उठाना है। तो मैं क्या हो जाऊंगा, उस जो सिचुएशन नवंबर में आने वाली है उससे क्या हो जाऊंगा, मैं एक बार रूबरू हो जाऊंगा। तो मेरे लिए ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा, उस टाइम पे मुझे सब पता रहेगा कि हाँ भैया मैंने पहले भी किया था, ये मेरा छूट गया था तो मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने सब पहले ही कर लिया था। मुझे पता था कि 1.5 डेज में ये मेरे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, तो मैंने हटा दिया। तो उस हिसाब से क्या करना, आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है। जैसे एएफएम के बाद अब ऑडिट आएगा, तो आपको ऑडिट के लिए भी ऐसे ही करना है। एएफएम पढ़ो, 2-3 दिन में एफएम हो जाता है, फिर आपको ऑडिट उठाना है, फिर उस हिसाब से पढ़ना है। फिर आपको आपकी है ना एफिशिएंसी भी पता चलेगी, आप कितना कर पाएंगे, आपको अपनी औकात भी पता चल जाएगी इस हिसाब से। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 1.5 डेज है ना, उसके लिए प्लानिंग करनी है आपको, पूरा माइलस्टोन वही है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं अभी है ना, अभी वाला जो टाइम है आपको क्या करना चाहिए, उसमें ना प्रैक्टिकल जो पोर्शन है ना उसके प्रेजेंटेशन पे फोकस करना चाहिए। जैसे आपका एफआर हो गया, डीटी, आईडीटी, ध्यान रखना इनमें प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है, उसके भी नंबर होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन को आपको फोकस करना चाहिए अभी। और थ्योरी है ना, उसमें आपको रिटर्न प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। इन सबकी प्रिपरेशन अभी कर लेनी चाहिए, ध्यान रखना। एट द एंड सब चीजें होती नहीं है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल है तो उसकी प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन करो, थ्योरी तो उसकी रिटर्न की आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि अभी है ना आपको रट्टा वट्टा लगाने पे ध्यान नहीं देना है। अभी आपको जितना हो सके डीप अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्योंकि आपके जो एमसीक्यू वगैरह है वो आजकल डीपली आ रहे हैं सारे के सारे। तो जितनी भी चीजें उनको डीपली है, आप क्या करो, उसको समझने की कोशिश करो। अगर नहीं होता है तो एट द एंड आपका एक ऑप्शन होना चाहिए, इसको रट लो। अब नहीं आ रहा, आप रट लो, इस कॉन्सेप्ट को रट लो, कैसे भी रट लो। ठीक है, तो अभी तो आपको यही करना है कि आपको क्या करना है, सारी चीजों को डीपली समझना है। ठीक है, अगर कुछ नहीं होता है तो फिर हम सोचेंगे कि आपको रट्टा लगा लेना चाहिए अभी। और आपको क्या करना पड़ेगा, आपके जो सब्जेक्ट है ना उनको भी आपको क्या 3 कैटेगरी में बांटना चाहिए मेरे हिसाब से, कि आपके वीक सब्जेक्ट कौन से, आपके मीडियम सब्जेक्ट कौन से, आपके स्ट्रेंथ कौन से। ओके, फिर उससे क्या होगा, आप क्या कर पाएंगे, बेटर एनालिसिस कर पाएंगे। जैसे आपका ऑडिट है, ठीक है, ऑडिट में आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको पता ना उसमें पास होने के लिए तरस जाते बच्चे। तो आप ऑडिट में आप कितना भी पढ़ लीजिए, आपको ना पास होने का उसमें ना वो दिक्कत हो जाती है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऑडिट को इतनी इंपॉर्टेंस देना चाहिए जितना उसमें आप है ना पास हो जाए। जैसे आपको ना कितने घंटे देने चाहिए डिसाइड हो जाएगा आपको उससे। कैसे, जैसे आप कितने भी मैक्सिमम एफर्ट लगा दो उसके अंदर, आप कितने भी मैक्सिमम एफर्ट लगा दो, आपको क्या जस्ट पास हो पाओगे, आपको इतना पता है। तो आपको टाइम भी उसी तरह से एलोकेट करना चाहिए। आप कहीं 100 घंटे एडिट लेके बैठ गए तो फिर वो सही नहीं होगा। उस हिसाब से आपको उतनी इज्जत देनी है उसको। बात करते हैं एफआर की, जैसे एफआर आपका मीडियम सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत है ना लेंदी है वो। अब उसमें भी क्या होता है, बच्चे ज्यादा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत वास्ट होता है। तो उसमें ना आपके एफर्ट भी एवरेज लगने चाहिए, उस हिसाब से आपके क्या जो रिजल्ट है वो भी एवरेज ही आता है। तो आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहिए कि भाई मेरा वीक सब्जेक्ट कितना है। जैसे ऑडिट में मैं कितना भी पढ़ लूँ मेरे नंबर उतने ही आएंगे, तो उस हिसाब से आप उसमें टाइम लोकेट करो। आपका एफआर है, कितने भी एफर्ट लगा लो आप, है ना एवरेज मार्क्स आएंगे। इन दोनों की जगह आप क्या करो, आपका जो स्ट्रेंथ है ना इस पर फोकस करो, स्ट्रेंथ पे फोकस करो। आप क्या करो, आपको पता है कि एएफएम ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 80 मार्क्स इजीली ना स्कोर की जा सकते हैं, तो आप मैक्सिमम एफर्ट वहां ट्रांसफर करो। यहाँ और यहाँ ना भेजा लगाने से अच्छा यहाँ भेजा लगाओ, पूरा ग्रुप निकाल देगा, आपको सीए बना के छोड़ देगा, ध्यान रखना। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई हाँ ये मेरा स्ट्रेंथ है, मुझे इन दोनों से ज्यादा है ना यहाँ फोकस करना पड़ेगा। इन दोनों में इतनी एफर्ट करो कि हाँ आप नियर बाय अच्छे नंबर ले आओ, 50 नंबर, या आपको लग रहा है कि इससे ज्यादा ला सकते हो तो उतनी तैयारी कर लो। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ऑडिट सब्जेक्ट ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो उसमें ज्यादा जूझने से, टाइम देने से कोई मतलब नहीं है। एफआर इतना लंबा सब्जेक्ट है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये चीजें ना माइंड में रखनी पड़ेगी आपकी। ठीक है, और एक चीज, अगर आपको पढ़ाई करनी है ना आपकी, तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना पड़ेगा, उसको ध्यान रखना। ऐसा नहीं आपने एक दिन पढ़ लिया, फिर 2 दिन नहीं पढ़ रहे, 2 दिन पढ़ लिया फिर गैप दे दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको हर दिन है ना हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, ध्यान रखना। इससे चीजें मेमोराइज रहेंगी, जितनी चीजें आपको मेमोराइज रहेंगी उतना ही आपके लिए बेटर है, ध्यान रखना। हर सब्जेक्ट है ना कुछ घंटे मांगता है, आपने वो घंटे नहीं दिए तो ध्यान रखना आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर एफआर 100 घंटे मांग रहा है तो आपके पास ये चॉइस है कि आप उसको एक अटेम्प्ट में 100 घंटे देके खत्म करो। अदरवाइज फिर आप वो अटेम्प्टों में आपको 100 घंटे देने पड़ेंगे। एक अटेम्प्ट में दो, चाहे वो 2 अटेम्प्ट में दो, आप पे डिपेंड करता है, वो चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना वो है टाइम अलोकेशन। आपको टाइम कितना अलोकेट करना है हर सब्जेक्ट के लिए, वो आपको निकालना पड़ेगा पहले ही, कि कितना टाइम है ना हर सब्जेक्ट को देना है। वो कैसे डिसाइड होगा मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जैसे आपको लग रहा है अगर आप ऑडिट पढ़ रहे हैं तो आप सपोज दैट उसके 3 पेज अभी उठा रहे हैं,
तो 3 पेज में आपको ना 30 मिनट लग रहे हैं, मतलब पर है ना पेज आपका ना 10 मिनट मांग रहा है, और पूरी जो ऑडिट है वो 300 पेजेस की है, पूरी ऑडिट 300 पेजेस की है। तो आपको पता चल गया कि हाँ 3000 मिनट इसमें लगेंगे, मतलब 50 घंटे लग जाएंगे इस केस में। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, टाइम अलोकेशन हो जाएगा कि ऑडिट को मुझे 50 घंटे देना, ठीक है। फिर ऐसे क्या होगा, जब सेकंड टाइम पढ़ेंगे ना तो आपका ये जो 50 आवर्स है ना ये रिड्यूस हो जाएगा। कुछ भी हो सकता है, आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, 30 आवर 35 आवर्स। तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ फर्स्ट डिवीजन में मेरे को इतना टाइम लगेगा, सेकंड डिवीजन में इतना टाइम हो जाएगा। अकॉर्डिंगली आप सारे सब्जेक्ट के लिए ना टाइम अलोकेट कर सकते हैं। ऐसे क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे एफ की बात करता हूँ मैं, एफ जैसे इंडियस 109 आपने क्या किया, उठाया। अब आपको पता है उसके अंदर 10 क्लासेस, सपोज दैट 10 क्लास है और हर क्लास 3 घंटे की है। और आपको पता है कि भाई 3 घंटे में जितना भी पढ़ा है ना उसको मैं ना उसके आधे में कवर कर सकता हूँ, मतलब 1.5 आवर्स में कवर कर सकता हूँ। तो जो आपकी जो 10 क्लासेस थी 3 घंटे के हिसाब से, तो 30 घंटे लगे, तो उसको आप 15 घंटे में कवर कर लेंगे फर्स्ट रिवीजन के अंदर। अब जब सेकंड रिवीजन होगा तो उसको भी आपको 7.5 आवर्स में आपको कंप्लीट करना होगा, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो इस हिसाब से जैसे आपका टाइम निकल गया इंडेज 109 का कि भाई इसमें 15 घंटे लग रहे हैं, ऐसे आपको हर इंडेज हर चैप्टर का क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम अलोकेट करना पड़ेगा। इस हिसाब से आपका पूरा सब्जेक्ट का टाइम निकल के आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया आपको फर्स्ट पढ़ेंगे तो आप 15 घंटे लगे, फिर सेकंड टाइम अगर वो आप इंडेक्स पढ़ेंगे तो आपका उसका हाफ आवर हो जाएगा। मतलब जो भी फर्स्ट डिवीजन है ना उसके सारे सब्जेक्ट का जो आवर्स है ना सेकंड डिवीजन में उससे हाफ हो जाना चाहिए, ध्यान रखना। तो आप बहुत सही चल रहे हैं, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। फिर आपको इसी हिसाब से क्या करना पड़ेगा, उसका पर डे इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। जैसे आपने फर्स्ट डिवीजन में निकाला कि आपको ना 360 आवर्स की रिक्वायरमेंट है फर्स्ट आपके किसमें, रिवीजन में, ओके। और आपके पास डेज है, अब उसको डे से डिवाइड कर लीजिए, सपोज 90 डेज है तो पर डे आपकी इफेक्टिवली है ना पढ़ाई इतनी होनी चाहिए, आपको उससे कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर आपका ही जैसे आपके 10 घंटे निकल के आए तो आपको 10 घंटे इफेक्टिवली पढ़ना ही पड़ेगा, ध्यान रखना फिर आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए कि हाँ भाई 10 घंटे पढ़ना है आज, 10 घंटे से कम नहीं हो गया। ध्यान रखना ये चीज हमेशा, क्योंकि जो 10 घंटे की रिक्वायरमेंट है वो कम अगर हो गई तो वो नेक्स्ट डे पे आपके शिफ्ट हो जाएगी, नेक्स्ट डे आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो आप यही करें ना, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, पर डे का आपने टारगेट निकाल लिया उस हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो अभी अभी का जो टाइम है ना, क्योंकि एग्जाम में 3 महीने अभी, तो आपको पहले प्रैक्टिकल को अटेम्प्ट करना चाहिए। अभी अभी उनको सारों को कंप्लीट कर लो, प्रैक्टिकल को, आपके FR FM, ओके, DT IDT। क्योंकि जो प्रैक्टिकल है ना वो क्या करते हैं, आपको ज्यादा टाइम तक है ना मेमोराइज रहते हैं। जैसे आपने AFM कर लिया, ओके, तो उसका जो AFM की जितनी भी प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको ज्यादा टाइम तक मेमोराइज रहते हैं। मैं मानता हूँ आपको 1 महीने तक याद है, ओके। लेकिन अगर आप थ्योरी की बात करें तो अगर आपने आज थ्योरी पढ़ ली ना, आप 2 दिन बाद है ना भूल जाओगे। तो आपको ये अप्रोच फॉलो करना चाहिए कि आप पहले प्रैक्टिकल कर लो, थ्योरी को ना आपको एग्जाम के नियर बाय उठाओ, क्योंकि आप थ्योरी आज पढ़ लो, आपको एट द एंड भी पढ़नी है, ध्यान रखना। तो आप एट द एंड ही पढ़ो ना, फिर एक ही बार पढ़ो। प्रैक्टिकल तो आप पहले कर लोगे तो हो सकता है आप बाद में थोड़ा कम टाइम लगाओ, कम एफर्ट लगाओ, लेकिन थ्योरी तो उतना ही मांगेगा टाइम। तो आपको ये फोकस करना चाहिए कि पहले आप प्रैक्टिकल से डालो, थ्योरी को आपको क्या करना चाहिए, नियर द एग्जाम आपको टैकल करना चाहिए। वो अप्रोच आपके लिए मेरे हिसाब से बेटर रहेगी, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं आपका जो फर्स्ट पेपर हो उसके 7 डेज पहले जो है ना, जो जैसे FR का पेपर आने वाला है तो आपको 7 दिन पहले आपको कंप्लीटली FR उठा लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपका अच्छा जाना बहुत जरूरी है। अगर फर्स्ट पेपर हिल जाता है ना तो आदमी का ना कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। तो ध्यान रखना फर्स्ट पेपर के लिए ना आपके ना पहले जो 7 दिन है ना वो सेफ रखने, सारे सब्जेक्ट हटा देना। और जो उसके बाद जो पेपर आएगा AFM का, उसकी 1.5 डेट की जो स्ट्रेटेजी अपन पहले डिस्कस करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसी आर्टिफिशियल मतलब सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी कि आप है ना पहले ही उससे रूबरू हो चुके हैं, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। मतलब आप ऐसा कर चुके हैं पहले कि आपने क्या किया, 4-5 दिन आपने FR पढ़ा, फिर आपने क्या किया उसको AFM को उठा लिया, तो वही आपकी नवंबर में जाके सिचुएशन होगी। तो आपको इतना डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा उस टाइम पे, क्योंकि आप पहले वो डील कर चुके हैं उस सिचुएशन से, ओके। और आपको हाँ वो तो है ही कि नेचुरली आपको ABC अप्रोच तो फॉलो करना है, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा नंबर की आती है उसको ज़्यादा पढ़ने में ही आपका रिजल्ट सही रहेगा। कोई चीज़ जैसे आप आपकी होल्डिंग है वो इतना मार्क्स कवर करती है तो आपको उसको ज़्यादा वेटेज देना चाहिए, ABC के हिसाब से पढ़ो। आप ऐसी कैटेगरी को पढ़ रहे हैं जहाँ वहाँ टाइम दे रहे हैं जिसके मार्क्स भी नहीं है तो सही नहीं है, तो ABC अप्रोच तो आपको फॉलो ही करना चाहिए। और जो 1.5 डेज है ना उसमें तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ए और बी तो पूरा ही हो जाना चाहिए, उस हिसाब से आपको उस 1.5 डेज की ना स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, ध्यान रखना। तो जो 1.5 डेज है ना उसमें ए और बी को तो पूरा पढ़ना, ये आपका टारगेट होना चाहिए, उस हिसाब से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, पढ़ना आपको उस हिसाब से, ध्यान रखना, है ना। अब बात करते हैं MCQ की, क्योंकि आजकल ICAI जो MCQ भी देता है, तो MCQ ना आप ICAI वाले कर लो, सफिशियंट है। आप 10,000 5,000 पता नहीं कितने कितने निकाल के लोगों ने, तो इतना पढ़ने की जरूरत है। जो ICAI ने रिलीज कर रखे हैं वो कर लो, वो मोर देन सफिशियंट है आपके, ओके।
तो बात करता हूँ मैं आरटीपी एमटीपी की, तो लास्ट 2 अटेम्प्ट की कर लो, सफिशिएंट है। इसमें से अगर कुछ आना होगा आरटीपी एमटीपी में से तो उनमें से आ जाएगा, अदरवाइज पीछे जाने से कोई मतलब नहीं है। और बात करते हैं मॉक टेस्ट पेपर की, तो मॉक टेस्ट पेपर आप क्या करो, जितने दे सको उतना बढ़िया है, जितने दे सको उतना बढ़िया अपने कंफर्ट के हिसाब से, लेकिन मिनिमम 1 या 2 तो दे ही लो आप, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। आप सोचो प्रैक्टिस करना कितना जरूरी, विराट कोहली जैसा जो इतना बड़ा प्लेयर है वो डेली 3-4 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है, इतने सालों से खेल रहा है, फिर भी डेली प्रैक्टिस कर रहा है, फिर भी वो 0 पे आउट हो जाता है। तो सोचिए आपके लिए भी प्रैक्टिस कितना मैटर करती है। ओके, तो आपको क्या करना चाहिए, डेली हाँ ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितना हो सके उतना बढ़िया आपके लिए। तो इस वीडियो में ना आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि है ना आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से हर डे आपको ना स्ट्रेटेजी बनानी है, हर डे आपको किस तरीके से किस घंटे कितने घंटे मतलब सब्जेक्ट को देना है, ध्यान रखना। क्योंकि ये क्या करेगा, आपको जो आपके एग्जाम है उसको क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा मेरे हिसाब से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो है बहुत हेल्प करे और आपका रिजल्ट जो है पॉजिटिव रहे। तो आने वाले जो वीडियो उसमें मैं क्या करूँगा, कुछ रिवीजन वीडियो भी लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप उसमें एसएम वगैरह आपके कॉन्सेप्ट सब डिटेल में कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय।